हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोग करंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बेसिक टर्म्स सीख चुके हैं, क्या क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें सीख ली हैं। ओम्स लॉ भी सीख लिया है। आज आइए रेजिस्टेंस के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। पिछले टर्न पे बात हुई थी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पर? लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो आज के वीडियो में हम लोग, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? यही डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, उसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करें। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी भी आप बोल सकते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हमको पढ़ना है। अब ये देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल कंडक्टर की, तो नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? कोलिजन होंगे, जल्दी जल्दी होंगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे से कोलाइड करेगा, जल्दी कोलिजन होंगे। और अगर कोलिजन जल्दी होंगे तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टर्म पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, ml/ne² into टाउ। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ के है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? आर जो है इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। देखो, यही तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन मोर फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी होगा। और अगर जल्दी जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्या बढ़ जाएगा बताइए? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। यही तो हम लोग पढ़ते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है ये देखो। अगर मान लीजिए 0 डिग्री से शुरू करें, मान लिया जाए कि R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है ये देखो। R = R0 1 + अल्फा थीटा बीटा थीटा स्क्वायर गामा थीटा क्यूब, और आगे डेल्टा भी आ सकता है। ऐसे करके ये लगातार पावर बढ़ती जाएगी कि नहीं? क्या हुआ? 1 + अल्फा थीटा बीटा थीटा स्क्वायर गामा थीटा क्यूब एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज बनती है। तो यहां पर ये देखो, पूरी सीरीज बनती चली जाएगी। 1 + अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर प्लस गामा थीटा क्यूब हो गया कि नहीं? ये सीरीज पूरी बनती चली जाएगी। और स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 0 डिग्री से हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बाद में जितने भी कॉफिशिएंट आते हैं, इनको कॉफिशिएंट कहते हैं। ये बीटा, गामा, आगे डेल्टा आएगा, ये बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। जैसे जैसे बढ़ेंगे, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम को देखें तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, ये चीज क्लियरली दिखती है कि एक टर्म देखो बढ़ता जा रहा है, थीटा की पावर 2, थीटा की पावर 3, और ये कम होता जाएगा। अल्फा से छोटा बीटा, बीटा से छोटा गामा, गामा से छोटा डेल्टा। क्यों? बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल सीरीज है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। एक टर्म देखिए यहां पर कम होती चली जाएगी और दूसरी टर्म देखो बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो बाद वाले जितने भी टर्म हैं, ये सारे के सारे स्मॉल हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो स्मॉल हैं। जब सारे के सारे स्मॉल हैं तो हम इनको आगे वालों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये फॉर्मूला शॉर्ट में क्या बना लेते हैं? R = R0 1 + अल्फा थीटा। और ये अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा क्या हो गया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा यहां पर हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक, ये बाकी भी कोएफिशिएंट थे लेकिन वो नेग्लेक्ट हो गए क्योंकि उनकी वैल्यूज बहुत कम थी। तो यहां पर क्या किया हम लोगों ने? फॉर्मूला क्या निकाल लिया?
आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा थीटा। तो अगर ऐसे देखें शॉर्ट में तो ये लीनियरली चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक्चुअल में लीनियरली नहीं है। लेकिन एक बात जरा सुनो, अगर टेम्परेचर का जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 10 डिग्री 20 डिग्री इस टाइप से है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर का चेंज ज्यादा है, 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में ज्यादा आगे चले गए, 1000 2000 इस टाइप से, तो ये रिजल्ट आपके डेविएट होने लगते हैं। फिर हमको ये पूरी सीरीज के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन मोर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आइए देखते हैं इसमें और क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें देखिए सिचुएशन क्या है कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस 0 से स्टार्ट ना हो, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? θ1 से। कहां तक जा रही है? θ2। अगर मान लीजिए 0 से ना स्टार्ट करके हम किसी और टेम्परेचर से करें तो क्या होगा? देखो इसमें यहां पर θ1 पर कितना हुआ है? R0। बाद वाली रेजिस्टेंस हमको निकालनी है, तो R का फॉर्मूला कितना हो गया? R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। क्यों? स्टार्टिंग 0 से ना होकर के कहां से हो रही है बताओ? θ1 से हो रही है। पहले देखो θ1 है, बाद वाला θ2 है। समझ रहे हो ना भाई? पिछला फॉर्मूला हमारा क्या था? 0 से स्टार्ट होकर के हम लोगों ने शुरू किया था। R इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था? R0 1 प्लस एल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर एंड सो ऑन, यही तो था। लेकिन मैंने क्या कहा कि बाद वाली जो टर्म है वो स्मॉल होती है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। अब सुनो ध्यान से, यहां पर हमने शुरुआत कहां से की है? θ1, बाद वाला कौन है? θ2। तो R का फॉर्मूला R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब बहुत ज्यादा चेंज ना हो। अगर बहुत ज्यादा चेंज हुआ तो ये नहीं लगने वाला है। कैसे? जैसे मान लीजिए एल्फा की वैल्यू है 0.005, ठीक, यहां पर मान लीजिए दी है, और उसके बाद हमको क्या दे दिया? R0 दे दिया फॉर एग्जाम्पल 10 ओम, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे दिया। अब हमसे पूछ लिया कि रेजिस्टेंस बताओ कहां पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा? ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, और R0 कितना दे दिया हमको? 10 दे दिया। तो हम लोग देखो सीधे फॉर्मूला लगा दें। R इक्वल्स टू क्या होगा? 10 1 प्लस 0.005 इंटू 90 होगा कि नहीं? यहां पर क्या लिखेंगे? 10 और 1 प्लस यहां पर आपको क्या मिलेगा? 0.45 मिल जाएगा कि नहीं? ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? R इक्वल्स टू 14.5 ओम आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया? देख रहे हो, टेम्परेचर का जो चेंज है वो 10 डिग्री से 100 डिग्री के बीच का लिया, 90 डिग्री हुआ। यहां पर हम लोग 0 की बात नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में ये मेंशन भी होता है कि अल्फा एवरेज है कि नहीं। जब हम यहां पर डेल्टा थीटा लेंगे तो ये जो अल्फा होगा ये एवरेज कॉफिशिएंट ऐसा करके लिखा होता है। वहां पर क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि एवरेज है, ये वहां पर मेंशन होता है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे आप ध्यान से देखें तो यहां पर फॉर्मूले में अल्फा आपका एवरेज हो गया, डेल्टा थीटा हम लोगों ने चेंज ले लिया, R0 इनिशियल हो गया। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 0 से लगाना है तो ये देख रहे हैं फॉर्मूला, ये तो अपने पास है ही है। लेकिन 0 से लगाने में दिक्कत बस वही है कि लास्ट के जो टर्म है ये हमको फिर नेग्लेक्ट करने हैं, ये स्मॉल होते चले जाते हैं। एक टर्म जब बढ़ेगा दूसरा टर्म अपने आप कम होने लगता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पर बताएं अल्फा के बारे में। अल्फा के बारे में क्या बताएं कि जो अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए और निगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल में हम लोग जो कंडक्टर में यूज करते हैं ग्रेफाइट करते हैं, तो ग्रेफाइट की मैं बात कर रहा हूं। ग्रेफाइट में अल्फा निगेटिव होता है। मैं वैल्यू की बात करता हूं। ग्रेफाइट में जो अल्फा है अगर आपको जानकारी हो तो 0.0003 माइनस में इतना होता है। तो ये अल्फा जो है ग्रेफाइट का निगेटिव है और मेटल का जो होता है पॉजिटिव होता है।
ठीक है ना। अल्फा पॉजिटिव मेटल का, नेगेटिव किसका, नॉन मेटल का। और नॉन मेटल में भी कौन हम लोग यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं। अब एक बात जरा रुक करके समझिए, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ा, अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं, समझ रहे हो ना। अल्फा बढ़ना, अल्फा पॉजिटिव मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना, अगर अल्फा नेगेटिव रेजिस्टेंस का कम होना। अब अगर कल को आप क्या करें बताइए, अगर दोनों को मिला दें, किसको मिला दें आप मेटल को नॉन मेटल को मिला दो। अगर आप मेटल और नॉन मेटल को मिला दो तो यह भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस ना बदले। क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस ना बदले, यह भी हो सकता है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो आपने एक कंडक्टर बनाया और इस कंडक्टर में आपने एक पार्ट मान लो आयरन का ले लिया और एक पार्ट मान लो आपने ग्रेफाइट का ले लिया, ठीक है ना। एक पार्ट ग्रेफाइट का, जो आयरन वाला पार्ट है ये मेटल है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एक का रेजिस्टेंस जो है बढ़ रहा है, एक का कम हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ऐसा कंडक्टर बन जाए जिसका रेजिस्टेंस चेंज ही ना हो। क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस चेंज ही ना हो। अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो यहां पर क्या सिचुएशन होगी, इसको मैं डिस्कस करता हूं। आइए देखिए, यहां पर ये वाला पार्ट मान लो R1 है, ये वाला पार्ट क्या है, R2 है, इसके लिए R01 है, इसके लिए R02 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। क्यों, अब यहां देख लो, जब आप R1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, R01 1 प्लस अल्फा 1 थीटा प्लस, यहां क्या लिखोगे, अब ये देखो यहां पर R1 कितना आएगा, R01 1 प्लस अल्फा 1 थीटा प्लस R02 1 प्लस अल्फा 2 थीटा, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं। R01 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, R02 1 प्लस अल्फा 2 थीटा, दोनों को मिला दिया कि नहीं मिला दिया, एक मेटल का पार्ट एक नॉन मेटल का पार्ट। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एक में रेजिस्टेंस बढ़ी, दूसरे में क्या हुई, कम हुई। एक में बढ़ रही है, दूसरे में क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या मतलब निकला इसका, कि दोनों को मिला करके कांस्टेंट हो सकता है। अगर कांस्टेंट है तो यहां पर एक काम करो, डी आर अपॉन डी थीटा को क्या कर दो, जीरो। डी आर अपॉन डी थीटा को जीरो करने का मतलब है रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो डी आर अपॉन डी थीटा हमारा क्या हो गया बताओ, जीरो हो। तो रेजिस्टेंस विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ, ये वही कंडीशन हो गई जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2 इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होगी जब क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, ध्यान रखना है क्या, अगर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी, R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2 इक्वल टू जीरो। और ये आपको पता है कि अल्फा 2 आपका नेगेटिव होता है, अगर अल्फा 2 नेगेटिव है तो रखेंगे तो अपने आप ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये कंडीशन क्या है, टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस ना बदले। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। यह नहीं होता कि मेटल को नॉन मेटल से मिला दिया तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा कंडीशन पर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब ये इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होती। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आइए, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, अ कंडक्टर इज मेड बाय यूजिंग आयरन एंड ग्रेफाइट सच दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हो गया वही क्वेश्चन की नहीं, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी डिस्कस कर रहे थे। अब फाइंड द
resistance of graphite at 0 degree if that of iron is 6 ohm। मतलब आयरन की जो रेजिस्टेंस है, एक तरफ आयरन एक तरफ ग्रेफाइट, ये दो चीजों को आपने मिला करके बनाया है, ये दो चीजों को मिला करके कंडक्टर आपने बनाया। इसके बारे में क्या है दिया हुआ है उसने, R01 6 ओम है, और इसका जो अल्फा दिया है ये दिया है अल्फा 1 0.0052। ठीक, इसके बारे में क्या दिया है, इसका R02 हमें निकालना है, और अल्फा 2 कितना दिया है -0.0003। बात हो रही थी अभी इसकी। अब यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे तो सीधी सीधी कंडीशन है R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2 इक्वल टू 0। ये देखो R02 हमें निकालना है, अल्फा 2 कितना है -0003 इक्वल टू कितना हो गया, इधर आइए -6 इंटू 0.0052। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस तो देखो हट गया, ये आ गया देखो 3 2 जा 6, डेसिमल हट जाएंगे तो R02 कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 104 ओम आएगा कि नहीं। ये वो रेजिस्टेंस है ग्रेफाइट की 0 डिग्री पर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हो गया नहीं हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब आइए नेक्स्ट, और कैसे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। उसके पहले जरा ये देखिए, थर्मिस्टर एक नाम लिखा हुआ है, ये होता क्या है थर्मिस्टर। ये जो थर्मिस्टर है ये नाम आया कहां से, अब ये देखिए एक नाम है थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर क्या होता है, ये दो चीजों को मिलाकर के लिखा गया है, थर्म प्लस रजिस्टर। ये क्या होता है, थर्म प्लस रजिस्टर। थर्म का मतलब हीट, रजिस्टर तो आप जानते हैं ऐसा रजिस्टर जो हीट सेंसिटिव होता है, ऐसा रजिस्टर या ऐसा रेजिस्टेंस जो हीट सेंसिटिव है उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। ठीक है ना, ये दो नाम को मिला के बनाए, थर्म प्लस रजिस्टर। ये देखो, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये बात हम लोगों की हो चुकी है। अब बात हो रही थी थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर में क्या है, थर्मिस्टर इज अ डिवाइस मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूज्ड एज थर्मोमीटर। मैंने क्या बोला, सेमीकंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी है थर्मिस्टर वाली। थर्मिस्टर मतलब थर्म प्लस रजिस्टर, हीट सेंसिटिव रजिस्टर। हीट सेंसिटिव रजिस्टर यानी कि इससे हम थर्मोमीटर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बताइए, थर्मोमीटर बना सकते हैं। और ये किसका यूज करते हैं, मेनली सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। और इनका इनकी जो रेजिस्टेंस होती है सेमीकंडक्टर की, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होती है। इनका जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है, इनका जो अल्फा है वो नेगेटिव होता है। और ये थर्मिस्टर बनाने के काम आते हैं। थर्मिस्टर का मतलब हीट सेंसिटिव रजिस्टर, ऐसा रेजिस्टेंस जो कि हीट सेंसिटिव है, थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तुरंत उसमें चेंज दिखेगा, तो इनको बोलते हैं थर्मिस्टर। और ये किस काम आते हैं, थर्मोमीटर। जब भी आपको थर्मोमीटर बनाना होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, तो वो थर्मिस्टर्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड थर्मिस्टर्स। अब आगे देखते हैं इसमें सुपर कंडक्टर। ये देखिए सुपर कंडक्टर। अब ये देखिए सुपर कंडक्टर क्या होता है, ऐसा कंडक्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस 0 है। सुपर कंडक्टर का सीधा सीधा मीनिंग है रेजिस्टेंस 0। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कोई रेजिस्टेंस 0 हो सकती है कंडक्टर की? नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम भी तो होगी। तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर के रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वहां पर उसका नाम क्या होता है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मीनिंग रेजिस्टेंस 0। तो देखिए यहां पर क्या है, इन सम मेटल्स रेजिस्टिविटी एज यूजुअल डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यही तो बात हो रही थी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम करेंगे कम होती है।
और एक टेम्परेचर ऐसा कोई आएगा जब जाकर के ये 0 हो जाती है, बट एट सर्टेन टेम्परेचर इट सडनली बिकम्स 0। ये देखिए 0 हो जाएगी। अगर 0 हो गया तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए? सुपर कंडक्टर बन जाएगा। दैट विल बिकम सुपर कंडक्टर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। नाम रख सकते हैं इसका। क्या नाम रख सकते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि इसके नीचे जाओगे रेजिस्टेंस 0, इसके ऊपर जाओगे रेजिस्टेंस 0 नहीं है। ये देखो यहां पर ये टेम्परेचर मान लो क्रिटिकल है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के आगे बढ़ो, ये देखो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इसके पहले जाओ, रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? उस टेम्परेचर के बियॉन्ड जाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस आपकी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। उसके पहले जाओगे 0 है। तो ये देखो ये ग्राफ हमारा कैसा है? बिल्कुल पैरेलल ऑन द एक्स एक्सिस, और उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई सुपर कंडक्टर नहीं होता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, बहुत कम करते हैं, तब ये चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं मरकरी के बारे में। मरकरी जो होता है वो बहुत लो टेम्परेचर, लगभग -269 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां जाकर के ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। मैं मरकरी की बात कर रहा हूं। देखिए आगे इसमें मेंशन भी है। देखिए अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी इज अ सुपर कंडक्टर एंड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज 4.2 केल्विन। आप समझ रहे हैं 4.2 केल्विन क्या होता है? लगभग में -269 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं? तो -269 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है, और ये टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर बनने का। ठीक? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू सुपर कंडक्टर्स इट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इवन व्हेन ईएमएफ इज 0। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स, हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस एटसेट्रा। ये देख रहे हैं आप, यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए क्या है कि अगर सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी आ गई, मान लो सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी आ गई, सुपर कंडक्टर है और उसमें करंट पास किया जाए तो ये लंबे समय तक परसिस्ट करती है। तो ये हम लोग कंप्यूटर्स में भी यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। ये सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सुपर कंडक्टर का मतलब ऐसा कंडक्टर जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगी। लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर या प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ रेजिस्टेंस तो होती ही होती है। क्लियर? अब ये देखिए ग्राफ बना हुआ है यहां पर, और ये जो ग्राफ है ये किसका है? ये सेमीकंडक्टर्स का है रेजिस्टेंस के साथ। ये सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस का ग्राफ है टेम्परेचर के साथ। ये देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस है, ये कौन है? टेम्परेचर। ग्राफ कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या करेगा बताइए? डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये जो ग्राफ हमारा है सामने। ठीक है? तो 2-3 बातें हम लोगों ने इतनी देर में सीखी। क्या सीखा हम लोगों ने? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर नॉर्मल कंडक्टर है, मेटल है, तो टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ती है। सेमीकंडक्टर है, कम होती है। सुपर कंडक्टर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बढ़ती है। पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रेजिस्टेंस क्या होती है? 0 होती है। इज इट ओके और नॉट? तो ये सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। थर्मिस्टर का भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा। ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा मटेरियल जो कि क्या होता है? टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और ऐसे मटेरियल का जो अल्फा होता है वो बहुत ही कम होता है। अल्फा बहुत ही कम होगा तो टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। तो अब आइए आगे इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। VI ग्राफ फॉर platinum wire at two temperatures T1 and T2 are shown. T2 minus T1 is proportional to। ये क्वेश्चन है। ये ग्राफ T1 पर है, ये ग्राफ T2 पर है। T2 माइनस T1 का हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट एक साथ हम लोग लगाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो रेजिस्टेंस है वो ग्राफ के स्लोप के इक्वल है, और दूसरा लगाएंगे R इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा थीटा। ये 2 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में एक साथ लगेंगे। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। पहले हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। ये एंगल हमारा थीटा है,
ये देख रहे हैं आप, ये एंगल थीटा है और ये वाला कितना है 90 माइनस थीटा है। तो पहली बार का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से थीटा एंगल है और दूसरी बार में 90 माइनस थीटा है। तो जब आप पहली बार की रेजिस्टेंस निकालोगे तो 10 थीटा होगी और दूसरी बार की रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितनी होगी 10 90 माइनस थीटा होगी। क्यों भाई, पहली बार की रेजिस्टेंस कितनी हो गई 10 थीटा, ये एंगल कितना बना हुआ है थीटा, दूसरी बार का कितना है 90 माइनस थीटा। तो पहली बार का कितना है 10 थीटा, दूसरी बार का 10 90 माइनस थीटा और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो ये R2 हो गया एक चीज। दूसरी चीज देखिए, जब R1 निकालेंगे तो R0 1 प्लस एल्फा T1 और जब R2 निकालेंगे तो R0 1 प्लस एल्फा T2, यही तो होगा। क्यों, सही है ना, पहली बार में T1 टेम्परेचर है, दूसरी बार में T2 टेम्परेचर है। अब आइए जरा देखें यहां पर, पहली बार में हो गया 10 थीटा R0 1 प्लस एल्फा T1, दूसरी बार में क्या हो गया कॉट थीटा R0 1 प्लस एल्फा T2। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है T2 माइनस T1, तो ये सेकंड वाला जो है और ये फर्स्ट वाला, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो। जैसे ही आप माइनस करोगे कॉट थीटा माइनस 10 थीटा R0 साथ में क्या आएगा एल्फा R0 एल्फा और T2 माइनस T1। देख लो भाई, यहां पर माइनस किसको कर रहे हैं सेकंड में से फर्स्ट को, T2 माइनस T1 आ गया, यहां पर आ गया कॉट थीटा। आप जानते हो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा R0 एल्फा और T2 माइनस T1। यहां पर क्या मिला बताइए, यहां पर हमको क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा R0 एल्फा T2 माइनस T1। क्यों, ठीक है ना, R0 एल्फा T2 माइनस T1। अब जरा पहचानो यहां पर कौन क्या लिखा है, ये कौन लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा होता है। क्यों, और नीचे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा बाय 2 और ये क्या मिला R0 एल्फा T2 माइनस T1। अब ये देखो कॉस अपॉन साइन क्या है कॉट होता है कि नहीं, कॉस अपॉन साइन क्या है कॉट। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहां पर लिखा जा सकता है 2 कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू R0 एल्फा और T2 माइनस T1। ये वैल्यू आई, समझ में आ रहा है। ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाय 2 आएगा, 2 गया ऊपर, ये कॉस 2 थीटा है। तो अब ये देखिए ये कॉट 2 थीटा आया और यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, यहां पर T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है, तो T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए कॉट 2 थीटा के। किसके प्रोपोर्शनल है कॉट 2 थीटा के। क्यों, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है, देखो 2 कांस्टेंट है, R0 कांस्टेंट है, एल्फा कांस्टेंट है, तो बचा कौन थीटा ही तो बचा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया बताइए कॉट 2 थीटा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लगाए हम लोगों ने। एक कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया स्लोप वाला, दूसरा R0 1 प्लस एल्फा थीटा। थीटा जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं और जो कैपिटल टी लिखते हैं जनरली वो केल्विन में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। कैपिटल टी लिखने का मतलब ये केल्विन है, लेकिन आपको एक जानकारी होगी कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में टेम्परेचर का चेंज सेम होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर थीटा है उसकी जगह टी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में चेंज इक्वल होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज 1 केल्विन की इक्वल होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने आज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है ये हम लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।